हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रंजीत पालमा। वेलकम करता हूँ आपके अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल बायोलॉजी विथ रंजीत पर। बेटा, आज अपना लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। जिस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल को। हम पूरे बेटा पिस्टिल को इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना वक्त को गवाए इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। बेटा, अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल की, किसकी बात करूं? अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल की, तो पिस्टिल को आप कहते क्या हो? पिस्टिल को आप कार्पल भी कहते हो। पिस्टिल को क्या कहते हो आप? कार्पल भी कहते हो। हालांकि होती दोनों चीज अलग अलग है, पर एनसीईआरटी दोनों को अलग नहीं बताती, इस वजह से हम पिस्टिल को कार्पल भी कहते हैं। अब अगर मैं कार्पल की बात करूं या पिस्टिल की बात करूं, तो इसे हम बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। पिस्टिल जो होता है या कार्पल जो होता है, इसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव कहते हैं। अब अगर ये पिस्टिल बेटा अपने पास ग्रुप में पाई जाए, मान लीजिए किसी फ्लावर में ये पिस्टिल अगर ग्रुप में पाई जाए, तो उसको क्या कहते हैं? अगर पिस्टिल जो है आपके पास ग्रुप में पाई जाएगी, तो उसको बेटा हम गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम को आपने किताबों में पढ़ रखा होगा, इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। ये तब होता है जब बेटा ये ग्रुप में पाया जाए। अब अगर मैं बात करूं किसकी, फ्लावर में इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है, तो फ्लावर में इसकी पोजीशन बेटा, अगर आपको याद है जब मैंने लास्ट लेक्चर में फ्लावर की स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, तो यहाँ पर बेटा ये आपका ये रीजन पूरा थैलमस है। ये वाला रीजन क्या है? पूरा का पूरा थैलमस है। ये रीजन पूरा थैलमस था। इसके थैलमस के नीचे बेटा आपके पास पेडिसल्स लगे हुए थे। तो इसी थैलमस पे बेटा आपने याद होगा तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर याद है, जिसे हम एंथर कहते थे। अब एंथर के बगल में जो ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इसी को बेटा हम क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को पिस्टिल कहते हैं या इसी को कार्पल कहते हैं। और यही पिस्टिल, यही कार्पल हमारा क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और अगर ये ग्रुप में पाया जाए, तो जिसे हम बेटा क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं पिस्टिल की, अगर मैं बेटा बात करता हूं पिस्टिल की, तो मैं फ्लावर से इस पिस्टिल को काट के अलग कर लूं। मैं फ्लावर से क्या करूं, इस पिस्टिल को काट के अगर अलग कर लेता हूं, तो मुझे इसके तीन पार्ट देखने को मिलते हैं। तीन पार्ट कौन कौन से देखने को मिलते हैं, आइए जरा वो भी देख लेते हैं। बेटा ये लीजिए, मैंने इस पिस्टल को क्या किया है? कट करके बाहर निकाल लिया। इस पिस्टल को क्या किया? मैंने काट के बाहर निकाल लिया। तो मुझे इसके तीन पार्ट देखने को मिले। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट एक पहला पार्ट दिखा, जिस पार्ट को बेटा हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। फिर उसके बाद ऊपर वाले पार्ट एक ऐसा लंबा और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जो सेकंड पार्ट होता है। इस पार्ट को हम स्टाइल कहते हैं। और लास्ट में ऐसा बल्ज वाला पार्ट जो होता है बेटा, इस बल्ज और बेसल पार्ट को हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट कौन सा होता है बेटा अपने पास? फर्स्ट वाला पार्ट अपने पास होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा अब होता क्या है, स्टिग्मा का काम क्या होता है, जरा वो भी जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं स्टिग्मा की, तो स्टिग्मा क्या होता है बेटे? लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। क्या होता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। किसके लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है? पॉलन ग्रेन के लिए। मतलब जो एंथर से आपके पास पॉलन ग्रेन निकलते थे, जो एंथर से पॉलन ग्रेन निकलते थे, वो बेटा कहाँ पे आते थे? वो आते थे पिस्टिल के स्टिग्मा वाले पार्ट पर, और यहाँ पर बेटा आते थे और फिर यहाँ से होते हुए पॉलन ट्यूब की सहायता से ओवरी तक जाते थे। कुछ ऐसा इसका फंक्शन हुआ करता था। तो स्टिग्मा का मेन काम क्या होता है? स्टिग्मा का मेन काम है बेटा, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। किसके लिए? पॉलन ग्रेन के लिए। फिर बात करूं मैं बेटे स्टाइल की बात करता हूं, तो स्टाइल क्या होती है, आइए जरा वो भी देख लेते हैं। स्टाइल बेटा आपके पास हॉलो होती है। कैसी होती है? हॉलो होती है, खाली होती है। और हॉलो होने के साथ साथ ये कैसी होती है बेटा? लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। हॉलो होने के साथ साथ बेटा ये कैसा होता है? लॉन्ग होता है और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। फिर लॉन्ग सिलेंड्रिकल होने के बाद भी बेटा ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? अबव पार्ट ऑफ ओवरी। ओवरी के ऊपर ये सिचुएटेड होता है। अगर बेटा मैं बात करूँ किसकी, स्टिग्मा की बात करूँ, तो स्टिग्मा को हमने कहा लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहा। किसके लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है? पॉलन ग्रेन के लिए। फिर मैंने कहा स्टाइल क्या होता है, तो स्टाइल आपके पास हॉलो होता है, फिर लॉन्ग होता है और सिलेंड्रिकल होता है। हॉलो होता है, लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है। फिर ये सिचुएटेड कहाँ होता है? ये सिचुएटेड होता है बेटा ओवरी के जस्ट ऊपर वाले पार्ट पे, जो सिचुएटेड होता है उसे हम स्टाइल कहते हैं। अब मैं बात करूं किसकी, ओवरी की, तो ओवरी हमारी बेसल पार्ट होती है। बेसल पार्ट मतलब सबसे नीचे का पार्ट होती है। और ये बल्ज होती है। बल्ज होने का मतलब आप देख पा रहे हैं ये फूली हुई स्ट्रक्चर एक होती है। क्या ये बात क्लियर है? अब अगर ये बात क्लियर है तो हम आगे जरा डिस्कस कर लेते हैं। मैं बेटा अगर आपको पिस्टिल का स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो पिस्टिल के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपने क्या देखने को मिला? सबसे पहले आपको देखने को मिला स्टिग्मा। फिर उसके बाद क्या देखने को मिला? स्टाइल। और उसके बाद आपको देखने को क्या मिलता है?
ओवरी देखने को मिलती है। इस पूरे पार्ट को क्या कहते हो आप? ओवरी कहते हो। अब अगर मैं आपको ओवरी के अंदर दिखाने की कोशिश करूं तो ओवरी के अंदर बेटा हमें ऐसे टिश्यू देखने को मिलते हैं। ओवरी के अंदर हमें कुछ इस तरह के टिश्यू देखने को मिलते हैं। इस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? इस टिश्यू को हम प्लेसेंटा कहते हैं। ओवरी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है बेटा? ओवरी के अंदर हमें टिश्यू देखने को मिलता है। इस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। फिर इसी प्लेसेंटा से बेटा, इसी प्लेसेंटा से अपने पास ओव्यूल जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? इसी प्लेसेंटा से ओव्यूल जुड़ा होता है, जो बाद में चल के सीड का फॉर्मेशन करता है। बेटा प्लेसेंटा से क्या जुड़ा होता है? ओव्यूल जुड़ा होता है। ओव्यूल को ही हम क्या कहते हैं? मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। ओव्यूल को क्या कहते हैं? मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। अब सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बड़ी ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से क्या जुड़ा हुआ है? ओव्यूल जुड़ा हुआ है। तो इनको बीच में आपस में जोड़ने के लिए कोई स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? इस स्ट्रक्चर को बच्चे हम फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है। अब जहां पर बेटा फ्यूनिकल और ओव्यूल आपस में जुड़े होते हैं, जहां पर फ्यूनिकल और ओव्यूल आपस में जुड़े होते हैं, उस पॉइंट को या उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम हाइलम कहते हैं। जहां पे बेटा, क्या मैंने कहा? जहां पे ओव्यूल और फ्यूनिकल आपस में जुड़े होते हैं, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं बेटे? हाइलम कहते हैं। क्या ये बात क्लियर हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा मेरे पास सपोज कर लीजिए ये फ्यूनिकल है, यहां से ये फ्यूनिकल है और फ्यूनिकल से ये ऐसे ओव्यूल जुड़ रखा है। तो इस फ्यूनिकल और इस ओव्यूल की जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, हम इसको बेटा क्या कह रहे हैं? हाइलम कह रहे हैं। अब मैंने क्या बताया कि फ्यूनिकल होता क्या है? तो ये आपके ओवरी के अंदर जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा आपका बेटा टिश्यू है। इस टिश्यू से कुछ ऐसे फ्यूनिकल लग रखा है, इस टिश्यू से कुछ ऐसे फ्यूनिकल लग रखा है और इस फ्यूनिकल से कुछ ऐसे ओवरी लग रखी है। क्या ये बात क्लियर है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ओवरी के अंदर कुछ आपको ऐसा टिश्यू देखने को मिलेगा, इस टिश्यू को आप प्लेसेंटा कहते हो, और इस टिश्यू से आप प्लेसेंटा से ही आपके पास ओव्यूल जुड़ा हुआ देखने को मिलता है बेटा। तो ओव्यूल और प्लेसेंटा को जोड़ने के लिए बीच में कोई स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम फ्यूनिकल कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? और फ्यूनिकल और ओव्यूल जहां पे आपस में जुड़ते हैं, जिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे रहते हैं, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम बेटे क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। क्या ये बातें क्लियर है? ठीक है। अब अगर ये बातें क्लियर हैं तो हम थोड़ी सी और आगे की बातें कर लें। बेटा मैं ओवरी को और अच्छे से टीएस सेक्शन करके दिखाऊं। टीएस सेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स सेक्शंस करके अगर मैं ओवरी को दिखाऊं तो आपके पास ओवरी के अंदर बेटा, आपके पास ओवरी के अंदर ऐसे चैम्बर देखने को मिलते हैं। ओवरी के अंदर क्या देखने को मिलते हैं? चैम्बर देखने को मिलते हैं। ठीक है। इन चैम्बर को बेटा, इनसाइड ओवरी क्या देखने को मिलता है? हमें चैम्बर देखने को मिलता है, और इन्हीं चैम्बर को हम क्या कहते हैं? लॉक्यूल कहते हैं। इन चैम्बर को क्या कहते हैं बच्चे? लॉक्यूल कहते हैं। सर एक बात बताइए, क्या हर क्या हर फ्लावर में, उसके ओवरी में हमें चैम्बर देखने को मिलेगा? तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि हर फ्लावर की ओवरी में हमें चैम्बर देखने को मिले। हो सकता है किसी में चैम्बर ना देखने को मिले, या हो सकता है किसी में एक चैम्बर या दो चैम्बर देखने को मिल जाए, या कि हो सकता है किसी में बहुत सारे चैम्बर देखने को मिल जाए। अगर मैं बात करूं मटर के पौधे की, अगर बेटा मैं बात करूं मटर के में, तो मटर में हमें चैम्बर देखने को नहीं मिलता। सही है। अगर मैं बात करता हूं किसके बेटे? मटर की बात करूं तो मटर में हमें चैम्बर देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं बात करूं भिंडी की, टमाटर की, तो वहां पे हमें चैम्बर देखने को मिलता है। अगर आपने कभी भिंडी पे बेटा काटा होगा, आपके पास भिंडी ने आपने कभी काटा होगा भिंडी को, तो उसमें आप बेटा के ऐसे चैम्बर देखने को मिला होगा, आपको ऐसे चैम्बर आपको देखने को मिला होगा, और इसी चैम्बर के अंदर बेटा आपके पास सीड भरे देखने को मिलते हैं। क्या ये बात क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं, इन चैम्बर को क्या कहते हो? इन चैम्बर को आप लॉक्यूल कहते हो। ठीक है। अब बेटा इन्हीं चैम्बर के अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा टिश्यू आपको देखने को मिलता है। अब फ्यूनिकल की मैं बात करूं तो फ्यूनिकल क्या होता है? फ्यूनिकल होता है बेटा एक स्टाल्क होता है। क्या होता है? एक स्टाल्क होता है जो कनेक्ट करता है किसको? ओव्यूल को और प्लेसेंटा को कनेक्ट करता है आपस में। फ्यूनिकल क्या होता है? फ्यूनिकल एक स्टाल्क होता है जो कि कनेक्ट करता है किसको? ओव्यूल को और प्लेसेंटा को आपस में कनेक्ट करता है। फिर मैं बात करूं बेटे किसकी? हाइलम की बात करता हूं। हाइलम की बात अगर मैं करूं तो हाइलम बेटा होता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। सुनिएगा मेरी बात, फ्यूनिकल की मैंने क्या बताया? फ्यूनिकल पे मैंने बताया ये कनेक्ट करता है ओव्यूल और प्लेसेंटा को कनेक्ट करता है। अगर मैं फ्यूनिकल की बात करूं तो फ्यूनिकल कनेक्ट करता है ओव्यूल और प्लेसेंटा को, और अगर मैं हाइलम की बात करूं तो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है किसके लिए? फ्यूनिकल के लिए और ओव्यूल के लिए। क्या ये बात क्लियर है? अब अगर ये बात क्लियर है तो बेटा हम नंबर ऑफ पिस्टिल की बात करते हैं। नंबर ऑफ पिस्टिल का मतलब कि जैसे ये हुआ, मैंने कहा बेटा क्या
कि मैंने कहा थैलमस के ऊपर, मैंने कहा थैलमस के ऊपर हमें पिस्टिल देखने को मिलेगी, बिल्कुल सही है। तो क्या ये पिस्टिल सर हर फ्लावर में एक ही देखने को मिलेगी? क्या ये पिस्टिल हर फ्लावर में एक ही देखने को मिलेगी, एक से ज्यादा नहीं हो सकती? तो हम उसी पिस्टिल के नंबर की बात कर रहे हैं कि पिस्टिल एक होती है या दो होती है या बहुत सारी हो सकती है। तो बेटा डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में पिस्टिल के नंबर भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हो सकता है किसी में एक हो सकता है किसी में दो हो सकता है किसी में बहुत सारे हो। तो मैं नंबर ऑफ पिस्टल को डिस्कस करने से पहले एक चीज और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बेटा। वो क्या है? वो ये है कि अगर आपके पास बेटा, अगर आपके पास किसी ओवरी में एक चैम्बर पाया जाए, क्या पाया जाए? किसी ओवरी में सिर्फ एक चैम्बर पाया जाए तो उसको आप मोनोलॉक्यूलर कहते हो। क्या कहते हो? मोनोलॉक्यूलर कहते हो, ठीक है। और अगर किसी में दो चैम्बर पाए जाए, किसी में क्या पाए जाए? दो चैम्बर पाए जाए तो उसे आप डाइलॉक्यूलर कहते हो, ठीक है। मैंने कहा किसी ओवरी में अगर हमें एक चैम्बर देखने को मिले तो हम उसे मोनोलॉक्यूलर कहते हैं, और किसी ओवरी में हमें एक से ज्यादा चैम्बर देखने को, सॉरी दो चैम्बर देखने को मिले तो उसे हम डाइलॉक्यूलर कहते हैं। और यदि हमें दो से ज्यादा, तीन, चार, पाँच, छह, सात चैम्बर देखने को मिल जाते हैं तो उस चैम्बर, उस ओवरी में जो चैम्बर होते हैं उसे हम मल्टीलॉक्यूलर कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? और इन्हीं लॉक्यूलर को हम बेटा, इन्हीं चैम्बर को हम क्या कहते हैं? लॉक्यूलर कहते हैं। इस चैम्बर को क्या कहते हैं? लॉक्यूलर कहते हैं या लॉक्यूल कहते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसकी? बेटे नंबर ऑफ पिस्टल की बात करूं। किसकी बात करूं मैं? नंबर ऑफ पिस्टल की बात करूं। तो नंबर ऑफ पिस्टल बेटा फ्लावर में क्या हो सकती है? वेरिएबल हो सकती है। नंबर ऑफ पिस्टल क्या हो सकती है? फ्लावर में वेरिएबल हो सकती है। चलिए, वेरिएबल होने का मतलब एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और दो से ज्यादा भी हो सकती है। अब मान लीजिए कि आपके बेटा थैलमस के ऊपर एक पिस्टल लग रखा है। आपके थैलमस के ऊपर कितने पिस्टल लग रखे हैं? एक पिस्टल लग रखा है। अगर एक पिस्टल लग रखा है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? अगर एक पिस्टल लग रखा है तो उसे हम कहते हैं मोनोकार्पलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पिस्टल लगा हुआ है तो उसे हम मोनोकार्पलरी कहते हैं। अब ये मोनोकार्पलरी हमें देखने को कहाँ मिलता है सर? जरा ये भी बता दे तो बड़ा मजा आ जाए। अगर बात करूं बेटे किसकी? मोनोकार्पलरी की बात करूं तो मोनोकार्पलरी हमें मैंगो में देखने को मिलता है, साथ ही साथ बेटे कोकोनट में देखने को मिलता है। किसमें? मैंगो में देखने को मिलता है और साथ ही साथ कोकोनट में देखने को मिलता है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब सर जरा ये बताइए कि अगर पिस्टल कितनी हो जाए? दो हो जाए। थैलमस के ऊपर अगर पिस्टल कितनी हो जाए? दो हो जाए तो उसे हम बेटे बाई कार्पलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम बाई कार्पलरी कहते हैं। बाई कार्पलरी, बाई मतलब दो, कार्पल मतलब पिस्टल की मैं बात कर रहा हूँ। पिस्टल और कार्पल दोनों एक ही चीज है हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से, पर होती दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कितने टाइप की हो सकती है? ये बेटा दो टाइप की हो सकती है। दो टाइप होने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आइए जरा वो भी देखते हैं। दो टाइप होने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा देखिए, ये रहा आपके पास स्ट्रक्चर, ये रहा आपके पास क्या है? थैलमस है, और ये पिस्टल है, सही है, या कार्पल है। बेटा अगर इन कार्पल्स को आप ध्यान से देखें तो ये एक दूसरे से सेपरेट है, अलग अलग है, सही है। इन पिस्टल या इन कार्पल को आप ध्यान से देखें तो ये एक दूसरे से अलग अलग है। यदि मैं कहूं क्या कि बेटे अगर पिस्टल आपस में या कार्पल आपस में फ्री रहेंगे, पिस्टल या कार्पल आपस में क्या रहेंगे? फ्री रहेंगे, तो इस तरह के बेटे आप इस तरह के कार्पस को या इस तरह के पिस्टल को आप क्या कहते हो? एपोकार्पस कहते हो। क्या कहते हो? इस तरह के पिस्टल को आप क्या कहते हो? एपोकार्पस कहते हो। और उसी के जस्ट अपोजिट अगर आपस में पिस्टल फ्यूज रहे या आपस में कार्पल फ्यूज रहे तो उन्हें आप क्या कहते हो? सिंग कार्पस कहते हो। क्या ये बात क्लियर है? अगर पिस्टल फ्यूज है तो उन्हें आप अगर पिस्टल फ्यूज है तो उन्हें आप क्या कहोगे? सिंग कार्पस कहोगे। और अगर पिस्टल फ्री है तो उन्हें आप क्या कहोगे? एपोकार्पस कहोगे। क्या ये डन है? ठीक है। अब मैं बात करूं एपोकार्पस की, तो एपोकार्पस में आपको बहुत प्यारा एग्जांपल देखने को मिलता है, रोज। क्या देखने को मिलता है? रोज में आपको एपोकार्पस देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद लोटस में भी आपको एपोकार्पस देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूं सिंकार्पस की, तो सिंकार्पस बेटा हमें देखने को कहाँ मिलता है? टोमेटो में देखने को मिलता है और साथ ही साथ ब्रिंजल में देखने को मिलता है। मतलब मैं बात करूं सोनालेसी फैमिली में तो हमें ये सिंकार्पस देखने को मिलता है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब अगर ये बात क्लियर है तो मैं बात करूं इसके आगे कि अगर दो से ज्यादा पिस्टल प्रेजेंट हो या तीन, चार, पाँच, छह, सात ऐसे ढेर सारे पिस्टल प्रेजेंट हो तो मैं उन्हें क्या कहूंगा? बेटा ऐसे ढेर सारे अगर पिस्टल, मैंने पिस्टल अपने पास प्रेजेंट हो तो उनको हम कहेंगे मल्टी कार्पलरी। क्या कहेंगे? मल्टी कार्पलरी। मल्टी का मतलब बहुत सारे और कार्पल का मतलब पिस्टल की मैं बात कर रहा हूँ या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की मैं
बात कर रहा हूँ। तो ये भी दो तरह के होते हैं। दो तरह होने का मतलब जैसे आपने वहां देखा फ्यूज और फ्री, वैसे यहाँ भी फ्यूज और फ्री टाइप के होंगे। अगर फ्यूज टाइप के होंगे तो उन्हें हम सिंकार्पस कहेंगे, और अगर फ्री टाइप के होंगे तो उन्हें हम एपोकार्पस कहेंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं एपोकार्पस में, तो एपोकार्पस का एग्जांपल है बेटा माइकेलिया। ये माइकेलिया बेटा आपको 12th की एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। नाम नहीं देखने को मिलेगा बेटा, माइकेलिया का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में बेटा जब मैं आपके साथ एनसीईआरटी डिस्कस करूंगा तो वहां पे आपको दिखाऊंगा कहाँ पे माइकेलिया का स्ट्रक्चर दे रखा है और कहाँ पे बेटा पेपेवर का स्ट्रक्चर दे रखा है। अगर मैं बात करूं सिंकार्पस में बेटा एग्जांपल क्या होगा, तो सिंकार्पस का एग्जांपल होगा पेपेवर होगा। पेपेवर भी बेटा आपके 12th क्लास की एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। इसका भी बेटा नाम नहीं जिक्र किया है, इसके भी सीधा स्ट्रक्चर को जिक्र किया है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटे किसके, अपने अगले टॉपिक की बात करें। अगला टॉपिक अपने पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है। क्या है बेटा अगला टॉपिक अपने पास? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है। अगर मैं ओव्यूल की बात करूं बेटा, अगर मैं ओव्यूल की बात करूं तो अभी आपने देखा आपका ओव्यूल प्लेसेंटा के साथ कुछ इस तरह से जुड़ा था। बोलो मानते हो? आपका ओव्यूल प्लेसेंटा के साथ कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ था, सही है? आपका ओव्यूल प्लेसेंटा के साथ कुछ ऐसा जुड़ा, ये आपका प्लेसेंटा है और आपका ओव्यूल है, इनके बीच में क्या लगा था? फ्यूनिकल लगा हुआ था। और यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो हुआ करता था, इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को आप हाइलम कहते थे। क्लियर है? चलिए इसी ओव्यूल को बेटा अब मैं ऐसे ना बना के, इस ओव्यूल को मैं ऐसे ना बना के बेटा, इस ओव्यूल को मैंने ऐसे बनाया है। क्या ये बात क्लियर है? इस ओव्यूल को मैंने ऐसे ना बना के बेटा मैंने कैसे बनाया? ऐसा बनाया है, कुछ इस टाइप से। मतलब जो ओव्यूल आपके पास ऐसे देखने को मिलता था, उस ओव्यूल को मैंने बेटा घुमा के कैसा कर दिया? इस तरह से सीधा कर दिया। तो जो स्ट्रक्चर अपने पास बना वो कुछ ऐसा ओव्यूल का बना। ये बात क्लियर है? चलिए अब अगर ये बात क्लियर है तो बेटे मैं आपको बता दूं कि इस वाले पार्ट, ये पार्ट आपका क्या होगा? ये पार्ट आपका फ्यूनिकल होगा, सही है? फिर ये वाला पार्ट पूरा आपका क्या होगा? ओव्यूल होगा। ये वाला पार्ट क्या होगा बेटा? ओव्यूल होगा। और अगर मैं ओव्यूल की बात करूं तो ओव्यूल पूरी तरह से बेटा सर्कुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। ओव्यूल पूरी तरह से सर्कुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, कुछ जगह पे बेटा ये प्लेसेस छोड़ देता है। कुछ जगह पे प्लेसेस क्यों छोड़ देता है बेटा? यहाँ पे जो न्यूक्लियस टिश्यू होते हैं, यही न्यूक्लियस टिश्यू आगे चल के बेटा किसका फॉर्मेशन करते हैं? मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनके निकलने के लिए जगह भी होनी चाहिए, इसलिए बेटा यहाँ पर ओव्यूल पूरे स्ट्रक्चर को कवर अप ना करके थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता है। ठीक है बेटा, जो जहाँ पर अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर ये ओव्यूल कवर अप नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम बेटा माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। और इस वाले पूरे रीजन को जो ओव्यूल कवर होता है इसे हम बेटा क्या कहते हैं? इसे हम इंटैगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? इंटैगमेंट कहते हैं। इंटैगमेंट कहते हैं। ठीक है, इंटैगमेंट क्या होती है अभी हम इसकी बात आराम से करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। अब माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट साइड ओव्यूल के अंदर बेटा हमें एक फिर टिश्यू देखने को मिलता है, जिस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? जिस टिश्यू को हम बेटा चैलेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस टिश्यू को हम चैलेजा कहते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद ये रहा आपके पास फ्यूनिकल और ये पूरा ओव्यूल है जहां पे आपस में ये जुड़ते हैं बेटा, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या कहते हैं? हम हाइलम कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब मैं बात करूं बेटे क्या कि अगर 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 बेटे हमें माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड और फ्यूनिकल, देखो तीनों एक ही लाइन पे दिख रही है बेटा। मैंने कहा अगर मैं बात करूं माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल तीनों एक ही लाइन पे अगर मुझे देखने को मिल गई तो ऐसे ओव्यूल को मैं क्या कहता हूँ? ऐसे ओव्यूल को मैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहता हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इफ माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड बेटे क्या फ्यूनिकल सेम लाइन पे रहे तो इस तरह के ओव्यूल को हम क्या कहते हैं? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? फिर से देखिए एक बार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बेटा माइक्रोपाइल, चैलेजा, फ्यूनिकल तीनों एक ही लाइन पे अगर हों तो इस तरह के ओव्यूल को हम क्या कहते हैं? इस तरह के ओव्यूल को हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं बेटा, बताना उस सवाल को, पहले सवाल को ध्यान से देखो फिर उस बताना उसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कुछ बेसिक बातें सवाल की बता देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरा प्लेसेंटा है, ये मेरा फ्यूनिकल है और ये रहा मेरा ओव्यूल। ठीक है, अब आप ये बताओ कि क्या ये मेरा जो मैंने बनाया ओव्यूल,
क्या ये ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है या नहीं, क्या ये ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस है या नहीं। तो बेटा अब मैं बताता हूँ आपको ये ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस है या नहीं। तो बेटा कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं ये ओव्यूल है ऑर्थोट्रोपस, और जो कितने लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ऑर्थोट्रोपस नहीं है। कमेंट बॉक्स में जरूर अपने आंसर को बताएं। बेटा अगर मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरह के ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है या नहीं, तो सबसे पहले हमने देखा क्या कि यहाँ पर बेटा हमारे पास फ्यूनिकल लग रखा है। हमने देखा क्या ये हमारे पास फ्यूनिकल लग रखा है, ठीक है। फ्यूनिकल के जस्ट बाद यहाँ पर चैलेजा है और यहाँ पर माइक्रोपाइल एंड है। तो माइक्रोपाइल एंड, चैलेजा और फ्यूनिकल फिर से तीनों एक लाइन पे आ गए। तो इस तरह के ओव्यूल को हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कह सकते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आइए दिखाता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटे कि इस ओव्यूल को ये रहा, ठीक है। तो ये वाला एंड आपको पता है माइक्रोपाइल एंड होता है, यहाँ पे अंदर चैलेजा होगा, ये आपका फ्यूनिकल होगा। माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल तीनों एक ही लाइन पे तो है। तो इस तरह के ओव्यूल को हम क्या कहेंगे, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहेंगे। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। चलिए फिर बेटा मैं आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, एक और सवाल आपसे पूछता हूँ, बताइएगा क्या वो भी ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है या नहीं। तो अगर मैं बात करूं बेटे किसी, अगर मैं बात करूं ये मेरे पास क्या है, प्लेसेंटा है, और ये मेरे पास इससे फ्यूनिकल निकला। अब आप बताइए क्या इस ओव्यूल को मैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहूंगा या नहीं। बेटा ये मेरा माइक्रोपाइल एंड है, यहाँ पर मेरे पे चैलेजा एंड है, यहाँ पर हाइलम है, ठीक है। ये फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल है, ये हाइलम है, यहाँ मेरे पे माइक्रोपाइल है, यहाँ मेरे पे चैलेजा है। बताइए क्या इस तरह के ओव्यूल को मैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहूंगा या नहीं। तो जितने लोग हैं ये कहने वाले कि ऑर्थोट्रोपस नहीं है वो भी अपने कमेंट बॉक्स में बेटा अपने आंसर को बताएं, और जितने ये कहने वाले हैं कि ऑर्थोट्रोपस है वो भी अपने कमेंट बॉक्स में आंसर को डिस्कस करें। बेटा इस तरह के ओव्यूल को मैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, देखिए ये रहा आपके पास माइक्रोपाइल एंड, ये रहा आपके पास चैलेजा एंड। माइक्रोपाइल और चैलेजा एंड तो दोनों आपस में सेम लाइन पे हैं, पर अगर मैं बात करूं फ्यूनिकल की, किसकी बात करूं बेटे, अगर मैं बात करूं फ्यूनिकल की, तो फ्यूनिकल अपने सेम लाइन पे नहीं है। तो अपने पास जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन के आ रहा है। क्या ये बात क्लियर है, अपने पे जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन के आ रहा है। डन है मामला, ये कुछ ऐसा बन के आ रहा है। बेटा ये रहा अपने पास फ्यूनिकल, और ये रहा अपने पास क्या, ये रहा अपने पास बेटा माइक्रोपाइल एंड, और यहाँ पे रहा अपने पास चैलेजा एंड। तो माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल तीनों एक लाइन पे नहीं है, जिसकी वजह से हम इस ओव्यूल को ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल नहीं कह सकते। तो सर एक बात बताइए, इस तरह के ओव्यूल को हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल नहीं कह सकते, तो इस तरह के ओव्यूल को हम कहेंगे क्या। बेटा इस तरह के ओव्यूल को हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, इस तरह के ओव्यूल को हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। और बेटा ये एनाट्रोपस ओव्यूल 80% एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। किसमें बेटा, 80% एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, मतलब 80% फ्लावरिंग प्लांट में हमें एनाट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है। बेटा बचे हुए 20% में हमें ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल, हेमियोट्रोट्रोपस ओव्यूल ऐसे ओव्यूल देखने को मिलते हैं। तो क्या मैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल आपको पढ़ाऊंगा, आपका सवाल है, या कंपाइलोट्रोपस, सारी चीजों को नहीं पढ़ाऊंगा। बेटे अपने एनसीईआरटी में सिर्फ केवल और केवल एनाट्रोपस ओव्यूल की बात कर रहा है, तो मैं वहीं पे केवल बात करूंगा एनाट्रोपस ओव्यूल की। हमने बेटा 12th की चीजें पढ़नी है, हमने केवल नीट की चीजें पढ़नी है। हमने वो नहीं पढ़नी कि जो मुझे आता है, हमें वो पढ़नी है जो आपको नहीं आता बेटा। दोनों में बहुत फर्क होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बेटे किसकी, एनाट्रोपस ओव्यूल की, तो ये रहा आपके पास बेटा एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल में बेटा यहाँ पर ये आपके पास एनाट्रोपस ओव्यूल में यहाँ पे बेटे आपके क्या लग रखा है, अगर मैं बात करूँ ये यहाँ पे, तो ये आपके पास क्या है, प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा से जो निकल रहा है उसे फ्यूनिकल कहते हैं। यहाँ पर बेटे अपने पास क्या होगा, हाइलम होगा, और ये पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। क्या है, ये पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। बेटा जो ये आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, सर्कुलर से हाफ सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम इंटैगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, इंटैगमेंट कहते हैं। या मैं यूं कह लूं कि ओव्यूल के बाहर वाले लेयर को क्या कह सकता हूं, इंटैगमेंट
कह सकता हूँ। बेटा ये दो तरह की लेयर होती है, एक इनर होती है, दूसरी आउटर होती है। तो जो बाहर लेयर हमें देखने को मिलेगी उसे आउटर इंटैगमेंट कहेंगे, जो अंदर हमें देखने को मिलेगी उसे इनर इंटैगमेंट कहेंगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। फिर इस वाले एंड को हम माइक्रोपाइल एंड कहेंगे, और यहाँ पे बेटा इस वाले एंड को हम कौन से एंड कहेंगे? चैलेजा एंड कहेंगे। अब इस ओव्यूल के अंदर, इस इंटैगमेंट के अंदर क्या भरा होता है बेटा? इस इंटैगमेंट के अंदर न्यूक्लियस टिश्यू भरा होता है। ये न्यूक्लियस टिश्यू होते क्या है? ये न्यूक्लियस टिश्यू में से कोई एक सेल निकलती है, और एक सेल निकलने के बाद इसी एक सेल बेटा ये एमएमसी की तरह काम करना शुरू करती है। किसके जैसे? एमएमसी की जैसे। एमएमसी का मतलब मेगा स्पोर मदर सेल के जैसा काम करना शुरू करती है, और इसी में मियोसिस होती है, और मियोसिस के इसी प्रोसेस से बेटा अपने पास किसका फॉर्मेशन होता है? मियोसिस के इसी प्रोसेस से अपने पास बेटा फॉर्मेशन होता है 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर का, और उन्हीं 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर में से 3 हैप्लॉइड मेगा स्पोर डीजनरेट हो जाते हैं। बचा हुआ एक फंक्शनल मेगा स्पोर पे बेटा माइटोसिस होती है, और माइटोसिस के इस प्रोसेस से अपने पास एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है, या अपने पास एम्ब्रियो सैक बनता है। खैर ये सारी बातें बात की हैं, आइए इसके बाद हम देखते हैं क्या होने हैं। बेटा अगर मैं बात करूं किसकी? इंटैगमेंट की बात करूं। किसकी बात करूं? इंटैगमेंट की बात करूं तो इंटैगमेंट कैसी होती है? ये अपनी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और साथ ही साथ ये इनक्लोज करते हैं किसको बेटा? न्यूक्लियस टिश्यू को। न्यूक्लियस टिश्यू को भी क्या करती है? ढक के रखती है, कैद करके रखती है, छुपा के रखती है। ठीक है बेटा, इन्हीं न्यूक्लियस टिश्यू में से कोई एक सेल क्या करेगी? एमएमसी की जैसे काम करना शुरू करेगी। एमएमसी क्या होता है? मेगा स्पोर मदर सेल। अगर आपको याद हो तो जब आप एंथर को पढ़ रहे थे तो बेटा एंथर में आपने देखा था क्या कि वहां पे मेगा स्पोर ना होकर माइक्रो स्पोर मदर सेल थी। क्या ये बात आपको याद है? तो यहाँ पर बेटा क्या है? मेगा स्पोर मदर सेल है। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल क्या करती है? ये मेगा स्पोर मदर सेल बेटा मियोसिस करती है। क्या करती है? मियोसिस करती है, और मियोसिस के इसी प्रोसेस से किसका फॉर्मेशन करती है? एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती है। या एम्ब्रियो सैक को हम क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं बेटा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है जरा हम उसकी भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, इस लॉन्ग प्रोसेस को हम अच्छे से डीप तरीके से डिस्कस करेंगे, और बहुत ही प्यारी, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से बेटा हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि पूरे 90 दिन में 12th को बायोलॉजी को खत्म करने का, तो बेटा मैं वादे पे बिल्कुल खरा उतरूंगा। आपके 90 दिनों में पूरी की पूरी बायोलॉजी को खत्म करने की गारंटी मेरी है। बस साथ आप अपने टीचर पे फेथ बनाए रखिएगा। जब तक आप अपने टीचर पे फेथ नहीं बनाएंगे तब तक बेटा चीजों को करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आइए अब बात करें हम बेटा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट की। तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट मतलब बेटा फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बनाने का 2 स्टेप प्रोसेस होता है। 2 स्टेप प्रोसेस होने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कौन कौन से वो स्टेप है बेटा? अगर मैं पहले स्टेप की बात करूं, किसकी बात करूं? अगर मैं पहले स्टेप की बात करूं तो पहले स्टेप का नाम है मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या नाम है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। और अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूं तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, मतलब इस मेगा स्पोरोजेनेसिस से क्या फिर बनाना है बेटा? एम्ब्रियो सैक को बनाना है। तो बिना वक्त को गवाए हुए हम बेटा अपने स्टेप 1 की ओर चलते हैं। आइए अगर मैं बात करूं बेटा किसको? स्टेप 1 की बात करूं तो स्टेप 1 का नाम है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मैं मेगा स्पोरोजेनेसिस की बात करता हूं तो देखते हैं इसमें क्या होना है। ये अपने पास बेटा क्या है? ये अपने पास ओव्यूल है। क्या है बेटा? ये अपने पास ओव्यूल है, और इस ओव्यूल के अंदर क्या भरा हुआ है? न्यूक्लियस टिश्यू। ठीक है, ये ओव्यूल की बेटा इंटैगमेंट लेयर है। ये इंटैगमेंट लेयर, दोनों इंटैगमेंट है, इसी में आउटर इसमें इनर इंटैगमेंट दोनों है। ठीक है, जो काम क्या करती है? प्रोटेक्शन का। किसके लिए? न्यूक्लियस टिश्यू के लिए इनक्लोज करती है न्यूक्लियस टिश्यू को। अच्छा, अब इसके अंदर जो भी न्यूक्लियस टिश्यू भरे होंगे वो कैसे होंगे? 2n होंगे, डेप्लॉइड होंगे। किस तरह होंगे बेटा? डेप्लॉइड टिश्यू होंगे। जो न्यूक्लियस टिश्यू होते हैं कैसे होते हैं? डेप्लॉइड होते हैं। और इन्हीं न्यूक्लियस टिश्यू से, इन्हीं डेप्लॉइड न्यूक्लियस टिश्यू में से कोई एक सेल क्या करता है? मेगा स्पोर मदर सेल के जैसे काम करना शुरू करता है। सपोज करिए ये पूरे बेटा क्या है? न्यूक्लियस टिश्यू थे, इसमें से केवल एक सेल, ये सेंटर वाली सेल क्या कर रही है? ये एमएमसी के जैसे काम करना शुरू कर देती है, मेगा स्पोर मदर सेल के जैसे काम करना शुरू करती है। अब जब ये मेगा स्पोर मदर सेल के जैसे काम करना शुरू करती है तो इसमें होता क्या है? कैसे सर हम इसको पहचानेंगे? तो बेटा इसका साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। साइज क्या हो जाता है? इसके पास लार्ज हो जाता है। बेटा साइज लार्ज होता है और इसके पास डेंस
साइटोप्लाज्म जाता है। क्या हो जाते हैं, साइज लार्ज होने के साथ साथ इस पे डेंस साइटोप्लाज्मी आ जाता है। फिर बेटा अब इसी एमएमसी पे क्या होते हैं, मियोसिस फर्स्ट होती है। मियोसिस फर्स्ट के प्रोसेस से बेटा अपने पास डायड का फॉर्मेशन होता है एंड अगेन इस डायड पे मियोसिस सेकंड होता है। तो मियोसिस सेकंड से अपने पास 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर सेल का फॉर्मेशन होता है। इस 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर सेल के ऊपर हमें अभी भी न्यूक्लियस टिश्यू देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, हमें अभी भी न्यूक्लियस टिश्यू देखने को मिलते हैं। सर इनसे मुझे एक चीज याद आ रही है कि जब हम पॉलन ग्रेन की बात कर रहे थे, पॉलन ग्रेन पे अपने पास स्पोरोजीनस टिश्यू था, तो सर स्पोरोजीनस टिश्यू में हर सेल में मियोसिस हो सकती थी। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि किसी एक सेल में मियोसिस हो सकती है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है समझ में नहीं आ रहा है। बेटा वहां पे हर सेल में मियोसिस होने का कॉन्सेप्ट ये था कि उस वहां पर बेटा एंथर में अपने पास ठीक मतलब अच्छे अमाउंट में फूड रहता था। यहाँ पे बेटा लार्ज अमाउंट में फूड नहीं है, बहुत कम अमाउंट में फूड है, जिसकी वजह से हर सेल को न्यूट्रिशन देना पॉसिबल नहीं है। वरना हर सेल को न्यूट्रिशन देना हम शुरू कर देंगे तो बेटा फिर तो मुश्किल आ जाना है। तो इसीलिए किसी एक सेल को बेटा हम न्यूट्रिशन देना शुरू करते हैं, और वही एक सेल जिसको हम न्यूट्रिशन ही एक सेल क्या करती है, अपने मेगा स्पोर मदर सेल के जैसे काम करती है। और इस पे काम करने के बाद बेटा इस पे मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस होती है। मियोसिस फर्स्ट से डायड बनता है, और इसी डायड से बेटा अगेन हम मियोसिस सेकंड कराते हैं, तो अपने पास क्या देखने को मिलता है, टेट्राड देखने को मिलता है। ठीक है, इन टेट्राड से बेटा हम क्या और क्या कह सकते हैं, इन टेट्राड को हम कह सकते हैं 4 हैप्लॉइड मेगा सेल। 4 हैप्लॉइड, इन 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर सेल के ऊपर हमें बेटा न्यूक्लियस टिश्यू की क्या देखने को मिलती है, कवरिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटे क्या कि ये अगर ये रहा अपने पास बेटा क्या 4 हैप्लॉइड सेल रही, न्यूक्लियस की क्या है, कवरिंग है। इस 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर सेल बेटा क्या होता है हमें देखने को, अगेन हमें ये देखने को मिलता है कि बेटा इन्हीं में से कोई एक सेल क्या करती है, इन्हीं में से कोई एक सेल माइटोसिस माइटोसिस करती है। माइटोसिस के इस प्रोसेस से पास गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, या अपने पास एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। तो सर ये बताइए, कोई आपने कहा कोई एक सेल माइटोसिस करती है, तो बाकी 3 सेल का क्या काम होता है, बाकी 3 सेल डीजनरेट हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर बेटा नरिशमेंट की कमी होती है, जिसकी वजह से ये 3 सेल में जो भी नरिशमेंट होगा वो अपना नरिशमेंट किसी एक पर्टिकुलरली सेल में क्या करेंगी, ट्रांसफर करेंगी, और बाकी की 3 सेल डीजनरेट हो जाएंगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आइए देखते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी अपने पास ये 4 मेगा स्पोर मदर सेल बनी है, इसमें से कोई एक क्या रहेंगी, फंक्शनल रहेगी। ठीक है, और जो भी फंक्शनल मेगा स्पोर है बेटा, मैंने कहा जो भी फंक्शनल मेगा स्पोर है, उस फंक्शनल मेगा स्पोर से ही केवल किसका फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है। अगर मैं बात तो बेटा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक किससे होना है, फंक्शनल मेगा स्पोर से। फंक्शनल मेगा स्पोर कहाँ पे थे, टेट्राड में थे। तो जो अपने पास 4 हैप्लॉइड सेल बने थे, उसमें से कोई एक बेटा कैसी होगी, फंक्शनल होगी, और बाकी 3 क्या हो जाएंगी, डीजनरेट होंगी। कह रहा है, मैं यह लिख सकता हूँ कि ओनली 1 मेगा स्पोर आर फंक्शनल वाइल 3 आर बेटे क्या, डीजनरेट, जिसमें से केवल 4 में से केवल एक फंक्शनल होता है और 3 क्या होते हैं बेटा, डीजनरेट हो जाते हैं। अब जो फंक्शनल होगा, जो बेटा क्या फंक्शनल मेगा स्पोर होंगे, उसी फंक्शनल मेगा स्पोर पे क्या होता है, माइटोसिस होता है। क्या होते हैं मेरे लाल, माइटोसिस होता है। माइटोसिस के इस प्रोसेस से सुनिएगा, माइटोसिस होता है, माइटोसिस के इस प्रोसेस से इसके बेटा सेल में 2 न्यूक्लियस बनते हैं। कितने न्यूक्लियस बनते हैं, 2 न्यूक्लियस बनते हैं। क्लियर है, चलिए 2 न्यूक्लियस बनते हैं। ठीक है, 2 न्यूक्लियस बनते हैं, या बेटा कह लीजिए कि 2 सेल बनती है। ठीक है, अब जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस पे 2 न्यूक्लियस बनते हैं या 2 सेल बनती है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटे, इससे पहले एक चीज और ये जान लीजिए कि जब इस पे फंक्शनल मेगा स्पोर पर हम माइटोसिस कराते हैं, फंक्शनल मेगा स्पोर पर माइटोसिस कराते हैं, तो इस फंक्शनल मेगा स्पोर पर केवल कायरियोकाइनेसिस होता है। कायरियोकाइनेसिस होने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, केवल न्यूक्लियस डिवीजन होगा बेटा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। कैसा होगा, माइटोसिस जब हम इस पे कराएंगे तो माइटोसिस से केवल कायरियोकाइनेसिस हमें देखने को मिलेगा, साइटोकाइनेसिस देखने को नहीं मिलेगा। तो बेटा इससे 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। अगेन बेटा इस जो 2 न्यूक्लियस जिस सेल पे फॉर्मेशन हुआ है, इस पे फिर से मैंने क्या कराया,
माइटोसिस करा है, इस पे फिर से मैंने माइटोसिस कराया तो 2 से ये कितने 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, और अगेन इस पर फिर से मैंने माइटोसिस कराया तो माइटोसिस के इस प्रोसेस से 4 ऊपर बनेंगे और 4 नीचे न्यूक्लियस बनेंगे। क्या ये बात क्लियर है? पहले बेटा मेरे पे एक सेल थी, इस पर मैंने माइटोसिस कराया तो 1 से 2 सेल बनी, क्लियर है। फिर मैंने इस पर दोबारा माइटोसिस कराया तो 2 से 4 बनी, और इस पर दोबारा फिर अगेन करा दिया तो इसमें 4 से कितनी बनी 8 बनी। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो सुनिएगा बेटा, जो ये 2 न्यूक्लियस बना है इसे हम 2 सेल स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 सेल स्टेज भी कहते हैं। और यहाँ पर अपने पास जो 4 न्यूक्लियस बना है इसे हम 4 सेल स्टेज कहते हैं, 4 सेल स्टेज भी कहते हैं, क्लियर है। और उसके बाद जो अपने पास ये 8 न्यूक्लियस बना है इसे हम 8 सेल स्टेज कहते हैं, 8 सेल क्या कहते हैं? स्टेज कहते हैं। अब इसमें से जो 8 सेल बनी, 4 सेल ऊपर 4 सेल नीचे बनी है, इन सेल्स में से एक एक सेल बेटा क्या करेगी, अपने न्यूक्लियस अपने सेंटर की ओर शिफ्ट करना शुरू कर देगी। बेटा एक सेल यहाँ से अपने सेंटर की ओर शिफ्ट करेगी और एक सेल यहाँ से अपने सेंटर की ओर शिफ्ट करेगी, तो सेंटर की ओर शिफ्ट करके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर में अभी तक कहीं भी कार्योकाइनेसिस नहीं हुआ है बेटा, अभी तक कहीं भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में अब हम बेटा क्या कराएंगे, साइटोकाइनेसिस कराएंगे। अभी तक लगातार काइरोकाइनेसिस चल रहा था, अब अपने को जो कराना है उस प्रोसेस का नाम है साइटोकाइनेसिस। बेटा साइटोकाइनेसिस कराने का मतलब है जो यहाँ पर एक न्यूक्लियस है मुझे इसे भी सेपरेट करना है, इसे भी सेपरेट करना है और इसे भी सेपरेट करना है, फिर उसके बाद इसे भी सेपरेट करना है, इस वाले सेल को भी सेपरेट करना है, इस वाले सेल को भी सेपरेट करना है। तो मुझे इस पे कितनी बार बेटा साइटोकाइनेसिस करनी पड़ेगी? मुझे बेटा इस पे 6 बार साइटोकाइनेसिस करनी पड़ेगी। कैसे 6 बार साइटोकाइनेसिस करनी पड़ेगी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे पहले इस सेल को सेपरेट करना है तो बेटा मैं इस पे साइटोकाइनेसिस करूंगा, ये पहली बार साइटोकाइनेसिस हुआ तो ये सेल सेपरेट हो गए, एक साइटोकाइनेसिस। दोबारा मैं इसको कराऊंगा तो दूसरी साइटोकाइनेसिस, फिर इसको सेपरेट करना है तो तीसरी साइटोकाइनेसिस। 3 यहाँ पे हो गए। फिर अगर मैं बात करूँ तो चौथी यहाँ होगी, 5वीं यहाँ होगी और 6वीं यहाँ होगी। 6 बार हमने साइटोकाइनेसिस कराया तो हमारी सारी सेल सेपरेट हो गई। क्या ये बात समझ पा रहे हो? फिर से देखिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें इस पूरी सेल को सेपरेट करना है। पूरी सेल को क्या करना है? सेपरेट करना है। तो इस पे हमें साइटोकाइनेसिस कराना पड़ेगा। मैं पहली बार साइटोकाइनेसिस कराता हूँ तो ये सेल मेरी सेपरेट हो जाती है। अगेन मैं दूसरी बार साइटोकाइनेसिस कराता हूँ तो मेरी ये सेल सेपरेट हो जाती है। फिर तीसरी बार साइटोकाइनेसिस कराता हूँ तो मेरी ये सेल सेपरेट हो जाती है। अब बात करूँ बेटा मैं चौथा से साइटोकाइनेसिस तो ये सेल सेपरेट हो जाती है। 5वां साइटोकाइनेसिस ये सेल सेपरेट हो गई और 6वीं साइटोकाइनेसिस ये सेल सेपरेट हो गई। जब सारी सेल सेपरेट हो गई तो ये दोनों सेल आपस में ऑटोमेटिक सेपरेट हो गई। क्या है मेरी बातों को क्लियर है? जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ पा रहे हैं? मैंने 6 बार साइटोकाइनेसिस कराया। कितनी बार? मैंने 6 बार साइटोकाइनेसिस कराया तो वो ऊपर की सारी सेल, इस एंड की सारी सेल और इस एंड की सारी सेल सेपरेट हुई। आज जब इधर की सारी सेल सेपरेट हुई, इधर की सारी सेल सेपरेट हुई तो बीच की सेल तो ऑटोमेटिक सेपरेट हो गई। क्लियर? चलिए बेटा अब जो ऊपर वाला एंड है इस एंड को हम कौन सा एंड कहते हैं? चलेजा एंड कहते हैं। कौन सा एंड कहते हैं? चलेजा एंड कहते हैं। और जो नीचे पे एंड हमें देखने को मिलता है इस एंड को हम माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अपने पास फीमेल गैमेट बनता है इस फीमेल गैमेट को हम बेटा क्या कहते हैं? ये फीमेल गैमेट किस एंड पे बनता है? ये फीमेल गैमेट माइक्रोपाइल एंड पे बनता है। और अगर मैं बात करूं एंटीपोडल सेल की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? एंटीपोडल सेल की बात करूं तो एंटीपोडल सेल किस एंड पे बनता है? एंटीपोडल सेल बेटा बनता है चलेजा एंड पर बनता है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब बेटा हमें सेंटर में क्या देखने को मिलता है? हमें सेंटर में देखने को मिलता है बेटा, हमें सेंटर में भी सेल देखने को मिलती है जिन्हें हम सेंट्रल सेल कहते हैं। ये सेंट्रल सेल कितनी होती हैं? 2 होती है। कितने न्यूक्लियस होते हैं इस पे? 2 न्यूक्लियस होते हैं जो आपस में फ्यूज करके बेटा सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। जो आपस में क्या करके फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस हेल्प करती है बेटा किस में हेल्प करती है? एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब, जब बेटा क्या फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब ये क्या करती है? ये बेटा हेल्प करती है एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में। अब अगर मैं बात करूं बेटे ऊपर की सेल एंटीपोडल सेल की बात करूं तो ये एंटीपोडल सेल नंबर में कितनी होती है? 1, 2 और 1, 3 नंबर में कितनी होती है? 3 होती हैं। और ये तीनों सेल बेटा कैसी होती है? जेनेटिकली सेम होती है एग सेल की जैसे। एग सेल का मतलब क्या हुआ? एग सेल से मतलब अपना बेटा, एग सेल से मतलब अपना
किससे है, एग सेल से अपना गैमेट से मतलब है, फीमेल गैमेट से मतलब है। बात करूं बेटे, ये रही अपने पास एग सेल, ये रही बेटा अपने पास क्या, फीमेल गैमेट। एग सेल के दोनों तरफ, इस साइड और लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी हमें बेटा क्या देखने को मिलता है, हमें एक और सेल देखने को मिलती है, जिस सेल को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड सेल कहते हैं। ये सिनर्जिड सेल होती कितनी है, ये सिनर्जिड सेल नंबर में 2 होती है, और ये सिनर्जिड सेल किस नेचर की होती है, हैप्लॉइड नेचर की होती है। क्या ये बात क्लियर है? अब अगर ये बात क्लियर है तो हमें इस पूरे स्ट्रक्चर, इस पूरे बेटा ये इस पूरे एम्ब्रियो सैक में देखने को क्या मिला, हमें इस पूरे एम्ब्रियो सैक में क्या देखने को मिला, हमें इस पूरे एम्ब्रियो सैक में 6 टाइम साइटोकाइनेसिस देखने को मिली। क्या देखने को मिली, 6 टाइम साइटोकाइनेसिस देखने को मिली, और 7 सेल देखने को मिली। कितनी सेल देखने को मिली, 6 टाइम साइटोकाइनेसिस देखने को मिली, और 7 सेल देखने को मिली, 8 न्यूक्लियस देखने को मिला। अब एक बार देखते हैं बेटा, मैंने कहा 6 टाइम साइटोकाइनेसिस, फर्स्ट साइटोकाइनेसिस, सेकंड साइटोकाइनेसिस, थर्ड साइटोकाइनेसिस, 4, 5 एंड 6, 6 बार हमें क्या देखने को मिला, साइटोकाइनेसिस देखने को मिली। और बेटा हमने कहा 7 सेल है इसके पास ना, इसके पास कितनी सेल है, 7 सेल, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, पांचवी सेल, छठवीं सेल, और एक ये 7वीं सेल। कितनी सेल हमें देखने को मिली, 7 सेल। कितने न्यूक्लियस, बेटा अपने पास 8 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। कितने न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, 8। पहला न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा न्यूक्लियस, चौथा न्यूक्लियस, पांचवा न्यूक्लियस, छठवां न्यूक्लियस, 7वां और 8वां, 8 न्यूक्लियस हमें देखने को मिलते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरे के पूरे एम्ब्रियो सैक में, पूरे के पूरे एम्ब्रियो सैक में या पूरे के पूरे फीमेल गैमेटोफाइट में हमें 6 बार साइटोकाइनेसिस देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, हमें 6 बार साइटोकाइनेसिस देखने को मिलती है, और 7 सेल देखने को मिलती है, और साथ ही साथ 8 न्यूक्लियस देखने को मिलता है। क्या ये बात डन है? अब अगर ये बात डन है तो बेटा हमने कितने इजी और कितने प्यारे तरीके से पूरे के पूरे स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल को कवर कर लिया, आपने भी देख लिया। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलिनेशन की, बात करेंगे। पॉलिनेशन को पढ़ने से पहले एक बार आप इससे पहले वाले लेक्चर मतलब स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल को जबरदस्त तरीके से रिकॉल कर लीजिएगा, और आप एनसीईआरटी को जब पढ़ेंगे तो फिर आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि जितनी भी चीजें हमने पढ़ी सारी की सारी एनसीईआरटी से, कहीं से भी हमने कुछ भी चीज बाहर से नहीं ली है। तो बेटा अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी, आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस चैप्टर में हम इस पूरे के पूरे लेक्चर में हमने पूरा बेटा स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल को कवर कर लिया है। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन के बारे में। तब तक बेटा चीज़ों को रिकॉल करते रहें और तब पढ़ते रहें। ओके बाय।